Good afternoon, everyone. Welcome to the Facebook Live session by Sharda Hospital, Greater Noida. My name is Dr. Vasudha. I am a physician from Sharda Hospital. I will be your host today for the informative session. Epilepsy. This is on the National Epilepsy Day. Epilepsy is a neurological condition that affects the brain and causes recurring seizures or fits in people. This National Epilepsy Day, we have organized a Facebook Live session with our head and senior consultant, Department of Neurology, Dr. S.H. Mittal. Good afternoon, sir. Welcome to the show. Dr. S.H. Mittal is a head and senior consultant, Department of Neurology, Sharda Hospital. He has experience of over 20 years in the field of neurosciences. He is also a member of several prestigious organizations, including Associations of Physicians of India, the Indian Stroke Association, the Indian Academy of Neurology, Indian Epilepsy Society. So in today's session, we will be discussing all about epilepsy. So sir, please enlighten us what really epilepsy is. देखिए, एपिलेप्सी इज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. इसमें पेशेंट्स को जो कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है झटके आते हैं. तो ये एक कॉमन सिम्टम होता है जो पेशेंट्स को होता है. पेशेंट्स को कॉमनली जो झटके के सिम्टम होते हैं वो अलग अलग होते हैं. हाथ पैर झटकते हैं पेशेंट्स, ज़बान से लार आती है, हाथ अकड़ जाते हैं, पैर अकड़ जाते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं. तो इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो एपिलेप्सी में होते हैं. जब बार बार एपिलेप्सी होती है, बार बार सीजर होते हैं, तो हम उसको एपिलेप्सी बोलते हैं. तो काफ़ी कॉमन है. जब होता है तो लोगों को काफ़ी भय लगता है, काफ़ी डर लगता है और काफ़ी डरावनी सिचुएशन होती है. जिस समय पेशेंट्स को ये होता है तो फैमिली वाले काफ़ी डर जाते हैं. तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इलाज अवेलेबल है और लोग जो हैं काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं. पता नहीं होता उनको क्या करना है, कैसे करना है. तो उसके बारे में मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं. सर, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे ऐसे एपिलेप्सी हो जाती है? देखिए, एपिलेप्सी होने के बहुत सारे कॉजेज़ हैं. एक अगर हम जो बात करें, अगर एपिलेप्सी में कॉमन सिम्टम जो आते हैं वो हमने बात करा, तो जो सिम्टम होता है उसके हिसाब से हमें अक्सर बीमारी पता चलती है कि एपिलेप्सी जो सीजर है वो अक्सर अकेले नहीं होता है. कभी उसके साथ फीवर है, कभी आदमी उसके साथ बेहोश है, कभी उसके साथ गर्दन अकड़ी हुई है. तो हमें पता लगता है कि हाँ, उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन फीवर हो सकता है. तो उस टाइप के पेशेंट्स को भी सीजर आते हैं. कभी जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इंसुलिन जो ज़्यादा हो गई या गोली ज़्यादा हो गई या फास्टिंग है, उन्होंने खाना खाया नहीं है, दवाई खा ली, तो उस केस में शुगर डाउन हो जाती है. उस केस में भी दौरे आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं. बीपी डाउन हो गया है तो उसमें भी झटके आ सकते हैं. कीड़े वाली बीमारी है, टीबी की बीमारी है, शरीर में ऑक्सीजन कम होने की वजह से, इन सब चीज़ों से भी झटके आ सकते हैं. ये एक चीज़ होती है, एक सिंड्रोम होते हैं जहाँ पे हमें एक रीज़न मिल जाता है कि वे हमें झटके क्यों मिल रहे हैं. बहुत सारे झटके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें वजह नहीं मिलती है, बस झटके आ जाते हैं, पेशेंट को हो जाता है. उसको हम एमआरआई करते हैं, ईईजी करते हैं, निकलता कुछ नहीं है. शुगर नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन नॉर्मल होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है. पेशेंट को दौरे आते हैं, बार बार आते हैं, जांचों में कुछ नहीं मिलता. इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि दिमाग में जो करंट है, जो जिस चीज़ से बॉडी चल रही है, अगर हम देखें तो हम अगर अंगूठा हिला रहे हैं इस समय, तो उसका भी सिग्नल कहीं ब्रेन से आ रहा है कि मुझे ये अंगूठा चलाना है. तो वो करंट है. वो करंट जिस समय पहुंच रहा है वो अंगूठे तक, तब वो चलना चालू हो रहा है. ये करंट ओवरफ्लो हो जाता है, एक्स्ट्रा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो उस समय हमें झटके आने लगते हैं. हाथ पैर बिना कंट्रोल के चल रहे होते हैं. तो बेसिकली करंट का ओवरफ्लो होता है. अब कभी कभी हमें वजह मिल जाती है कि क्यों हो रहा है, कभी कभी हमें वजह नहीं मिलती है. जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं, बहुत लोगों को जेनेटिकली होता है. तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, पर हमेशा पकड़ना, एविडेंटली मिलना थोड़ा सा हमेशा पॉसिबल नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिल्कुल होती है. तो जिस वक्त कभी घर में किसी घर वालों के सामने कभी किसी को ऐसे दौरा टाइप आ जाता है, वो क्या कर सकते हैं उस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि घबराना नहीं. जैसे मैंने कहा, जिस समय दौरा आता है बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मरीज़ को क्या हो गया. घबराहट होती है, दिखने में बड़ा ख़तरनाक चीज़ लगती है, पर इसमें बिल्कुल संयम बरतना बहुत ज़रूरी है. आपको जो सबसे पहले करना है,
अगर मरीज़ को पहली बार दौरा आ रहा है, मरीज़ को करवट से रखें और ध्यान रखें कि उसका सर थोड़ा सा झुका हुआ हो, ताकि उसका जो भी सलाइवा आ रहा है, जो भी उसका थूक आ रहा है, अगर मान लीजिए उसको उल्टी आ रही है तो वो बाहर आ सके। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कॉमनली होती है और जो खतरा बनता है वो ये होता है कि मरीज़ को जो उल्टी आती है वो उसके फेफड़े में चली जाती है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और वो चीज़ ज़्यादा जानलेवा बन जाती है। दौरा 99% जो है वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है दवाई पे, पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। और जो साइड इफ़ेक्ट अगर हो गया, कोई प्रॉब्लम साथ में बन गई है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो गया है, निमोनिया हो गया है, वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। तो जो आपने करना है वो सबसे पहले ये करना है कि पेशेंट को करवट दिलानी है, उसको इस पोजीशन में रखना है ताकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, अगर उल्टी वगैरह हो तो वो आराम से निकल जाए। कोई भी आसपास ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उससे चोट लगे। वो हाथ फेंक रहा है, वो जाके शीशे पे लगा तो उसके हाथ में चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, शीशा घुस सकता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वो जिस सराउंडिंग में है, जिस एरिया में है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसको चोट लगे। वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, उसको हमें पेशेंट को सेफ रखना चाहिए। अगर आपके पास इसके बाद कोई साथ में है, ये करने के बाद आपके साथ में है, तो आप इमिडिएटली किसी हॉस्पिटल में किसी इमरजेंसी के लिए कॉल करिए कि वहाँ पे आपको इमरजेंसी में आपको कोई हॉस्पिटल आके मेडिकल आपको हेल्प मिल सके, आपको पेशेंट को वापस इमरजेंसी में लाने की सुविधा मिल पाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर किसी को दौरा फिर से आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। उसमें कुछ स्प्रेज, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिससे दवाई से दौरा रोकने की संभावना, आपको एक ऑप्शन आपके पास होता है। इस चीज़ के बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि क्या कौन सी दवाई, कौन सा उसका फॉर्मुलेशन आपको सूट करता है। तो वो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। और इसमें ध्यान रखें, उसकी डोज बिल्कुल वही दें जो आपके डॉक्टर ने बोला है। उससे ओवरडोज में दवाइयों से खतरा भी बन सकता है। तो उस चीज़ का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप की ज़रूरत वाली हम दवाई दे रहे हैं तो वो उसी मात्रा में दी जाए जिसमें दी गई है। अपने हिसाब से ज़्यादा डोज ना दें कि इस दवाई से आराम नहीं आया फिर से दे देते हैं, बिल्कुल ना करें। दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं, आदमी परमानेंटली बेहोश भी हो सकता है उस चीज़ से। वो बिल्कुल ध्यान रखें, जितनी मात्रा में बताई गई है उतनी ही मात्रा में देनी है। वो SOS दवाई है, उससे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं देना है। ठीक है सर, कोई स्पेसिफिक वार्निंग साइंस जो एपिलेप्सी में हमें मिलते हो? देखिए, अक्सर नहीं भी होता है, बहुत बार दौरे आते हैं, पेशेंट को सीधा दौरा आ जाता है, पर कभी कभी पेशेंट को सिम्टम्स मिल जाते हैं। अब ये सिम्टम हर पेशेंट का फ़र्क होता है। कुछ को सिर में दर्द हो जाता है, कुछ को ऐसा लगता है घबराहट हो रही है, कभी कभी सिर्फ जैसे मैंने कहा एक हल्का सा कुछ ट्विच होना चालू होता है और उसके बाद वो बढ़ जाता है। तो हर मरीज़ के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे उसको अंदाज़ा लग जाए कि मुझे दौरा आने वाला है। और ज़्यादातर ये बहुत पास होता है, दौरे से बहुत क्लोज होता है। तो मैक्सिमम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो अपने आप को सेफ कर लें, अपना अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं ताकि चोट ना लगे। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑलमोस्ट 50 to 80% पेशेंट्स में इस टाइप के सिम्टम नहीं आते हैं, डायरेक्ट दौरा आता है। तो सिम्टम्स मिलते हैं कभी कभी, पर हमेशा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो दूसरी चीज़ है कि जिस वजह से दौरा आ रहा है वो भी हमारा ज़रूरी है। तो दौरे का सिम्टम नहीं, पर दौरा क्यों होने वाला है, क्यों आ रहा है, उसका सिम्टम हो सकता है। जैसे हमने कहा शुगर है, BP है, ये कम होने से भी हमें दौरा मिलता है। तो अगर शुगर कम होती है तो बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं, आदमी को पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, ऐसे लगता है जैसे धड़कन बहुत तेज़ चल रही है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो एक डायबिटिक मरीज़ सोच सकता है कि मेरी शुगर डाउन हो रही है। उसी समय अगर वो शुगर के इलाज कर लेता है, अपना कुछ चीनी खा लेता है, जूस पी लेता है, चॉकलेट ले लेता है, तो उसमें उसका शुगर नॉर्मलाइज कर सकता है, जिसमें वो दौरा बच सकता है। तो वो सिम्टम आपको अपना पहचानना होगा कि क्या है। दौरे के मरीज़ों में भी अपने सिम्टम होते हैं, पर ये हर मरीज़ का एक सेपरेट सिम्टम होता है। वो उनको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद अपने दौरों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मुझे दौरा हुआ था उससे या एक दिन, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले क्या क्या हुआ था, क्या उसमें कोई कॉमन फीचर था। ये आपको एक क्लू दे सकता है कि क्या कोई कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से आपको दौरा आने का आभास हो सकता है, पता चल सकता है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आजकल सोशल मीडिया एंड गूगल पे हर कोई दे ऑल चेक द सिम्टम्स, कोई मिसकंसेप्शन, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा हो, दे स्टार्ट सेल्फ डायग्नोजिंग। देखिए, इसका पॉजिटिव भी है गूगल का, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि पेशेंट जो लोग उसको प्रॉपरली पढ़ते हैं, एटलीस्ट दे नो कि कोई सिम्टम है, दे गेट टू अ डॉक्टर। नेगेटिव ये है कि कभी कभी ओवर डायग्नोज हो जाता है, ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट होने लगता है, तो वो नेगेटिव है। और उसी वजह से हमारे मिसकंसेप्शन भी बहुत होते हैं। सिर्फ गूगल नहीं, बहुत सारी प्रथाएं हैं। जैसे कॉमन चीज़ जो हम अक्सर सुनते हैं, जी दौरा आया था, हमने जूता सूंघाया, कुछ हुआ नहीं। जूता सूंघाने से कुछ नहीं होने वाला। कॉमनली दौरा जो है वो कुछ मिनट, कुछ सेकेंड्स में अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो जब तक आप जूता लेके आ रहे हैं, उसको सूंघा रहे हैं, हो सकता है वो दौरा अपने आप ख़त्म हो जाए। लगता है कि हाँ हमने जूता सूंघाया, ठीक हो गया, पर वो जूते से कोई मतलब नहीं है। जूते को सेफ़ रखें, पेशेंट से दूर रखें, उसको सेफ़ रखें। दूसरी चीज़ एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचते, डॉक्टरों को नहीं दिखाते, कि भूत चढ़ गया है ना। तो झाड़ फूक हो रहा है पेशेंट का, है ना। अलग अलग चीज़ें ट्राई करी जा रही हैं, पेशेंट को मारा जा रहा है, बहुत अलग अलग चीज़ें देखो हम सुनने को मिलता है कि हमने जो है पेशेंट को मारा, पेशेंट को जलाया जाता है। पेशेंट को दौरा है, आप उसको लेके जाएं डॉक्टर के पास। ऐसी बीमारी नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और वो आप मरीज़ को दें, ठीक हो जाएगा, है ना। भूत है, अगर है, भूत से दौरा हो सकता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, पर अब मेडिकल टर्म में हम ये बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर के पास लेके आएँ, डॉक्टर के पास दवाई करें, ज़रूरी है वो चीज़। काफ़ी पेरेंट्स का एक डाउट रहता है कि कंटिन्यूस टेक्सटिंग, वीडियो गेम्स, उससे क्या ऐसा कोई ट्रिगर हो सकता है कि कोई सीजर आए? देखिए, दौरे का एक जो वजह है वो होता है कि लाइट बार बार स्विच होना, ऑफ होना, ऑन होना, ऑफ होना, ऑन होना। ये अपने आप में प्रॉब्लम कर सकता है, ये दौरा ट्रिगर कर सकता है। अब अगर कार्टून है, कार्टून में ओवरऑल आपको लग रहा है कि हाँ टीवी एक रेगुलर स्क्रीन चल रही है, बट ऐसा नहीं है। इतने ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं कि एक, अगर हम मिकी माउस की बात करें, बहुत पुराना कार्टून है, रेड उसने पैंट पहन रखी है, उसका कलर ब्लैक है, और उसके पीछे एकदम से डोनाल्ड डक आ रहा है जिसके अंदर नीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। तो एक जो फ्लैश है कि मिकी माउस जा रहा है, डोनाल्ड डक आ रहे हैं, वो एक फ्लैश है जहाँ पे आपका रेड लाइट और ब्लू लाइट कन्वर्ट हो रही है। रेड लाइट जा रही है, एक फ्लैश में ब्लू लाइट आ रही है, तो उसमें स्विच है, कन्वर्जन है, तो डेफिनेटली वो चीज़ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, ऑन एन एवरेज आज की डेट में बच्चे जो हैं वो मोबाइल से, स्क्रीन्स वगैरह से इतने अटैच हो गए हैं। बच्चे क्या बोलें, बड़े भी इतने अटैच हो गए हैं कि रातों तक देर तक सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, स्टार्टिंग होते ही मोबाइल में लग जाना, ये चीज़ आपकी नींद कम कराए। नींद कम होना अपने आप में एक दौरा आने का लक्षण वो है, ट्रिगर है, जिसकी वजह से दौरा आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नींद बिल्कुल अच्छे से लेनी है। कभी कभी हम जो जांच करते हैं, ईईजी की जो जांच करते हैं, उसमें भी हम ये चीज़ करते हैं कि आप बिना सोए हैं, ताकि हम उसको लक्षण देख सकें, उसमें बेटर हमें जांच मिल पाए। तो ये चीज़ जो है आपको डेफिनेटली ध्यान रखिए कि नींद पूरी होनी चाहिए। कार्टून्स हो गए, फ्लैशेस हो गए, ये आपको परेशान कर सकती हैं। बहुत सारे फ्लैश आपके ट्रिगर्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको अपना ट्रिगर ढूंढना है। डेफिनेटली चेंज ऑफ लाइट, चेंज ऑफ कलर, एकदम से कार्टून, ओवर एक्सपोजर ऑफ लाइट, ये सब चीज़ों से दौरा आ सकता है, तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ओके सर, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू माइग्रेन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, तो क्या सिवियर माइग्रेन अटैक से कभी सीजर ट्रिगर हो सकता है? डायरेक्टली मैं नहीं कहूँगा कि माइग्रेन से सीजर ट्रिगर हो सकता है, बट कुछ लोगों के में, जैसे हमने कहा कि हेडेक इज़ अ प्रीवियस फीचर, कि इससे पहले सर में दर्द हुआ, बाद में आदमी को दौरा आया, तो हो सकता है उसकी एक डायग्नोसिस चल रही हो कि हाँ इसको माइग्रेन है। जब वो दौरा कन्वर्ट हुआ तभी पता चल रहा है कि हाँ इनको दौरे की बीमारी है, तो ये चीज़ भी अपनी जगह हो सकती है। तो माइग्रेन पर से उसकी वजह से दौरा नहीं, पर माइग्रेन मिसडायग्नोज, जिसकी जो आगे जाके दौरा दिख रहा है, वो बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, ट्यूबरकुलोमास हैं, हमने कहा ब्रेन फीवर, ब्रेन मेनिंजाइटिस, ये सारी कंडीशंस भी हैं जिसमें हेडेक पहले बन सकता है, दौरा बाद में आ सकता है। ब्रेन हेमरेज है, पहले सिर में दर्द हो सकता है, दौरा बाद में आ सकता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं, तो हेडेक पहले होना पॉसिबिलिटी है, पर और हेडेक में सबसे कॉमन डायग्नोसिस माइग्रेन अक्सर बनाई जाती है, पर बाद में अगर सीजर आता है तो वी हैव टू रीथिंक, हो सकता है हमारी डायग्नोसिस पहले कुछ और थी, उसको हमें रीइवैल्यूएट करना चाहिए।
एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप कि इसी एज ग्रुप में ऐसे एपिलेप्सी पाई जाती है? एपिलेप्सी हर एज ग्रुप में होती है, बस कॉजेज़ अलग अलग होते हैं। आई मीन कॉमनली अगर हम देखें, जैसे हमने कहा ब्लड प्रेशर कम हो जाना, शुगर कम हो जाना, कॉमनली बड़ों में ज़्यादा होगा। इन्फेक्शन हो जाना, ब्रेन मेनिंजाइटिस हो जाना यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होगा। तो उस हिसाब से फ़र्क हो सकता है, कॉज फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल बच्चों की बात करें तो मेटाबॉलिक कॉजेज़ होना, वो चांसेस ज़्यादा हैं। जेनेटिक कॉजेज़ होना ज़्यादा चांसेस हैं। तो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, पर सीजर दौरा हर कंडीशन में हर एज ग्रुप में आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट डज नॉट प्रोटेक्ट, कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है। मेल्स फीमेल्स नो वन इज़ प्रोटेक्टेड, कोई एज ग्रुप प्रोटेक्टेड नहीं है कि इस उसमें नहीं आएगा। इज इट कम्प्लीटली क्योरेबल? इलाज क्या कर सकते हैं हम इसमें? कम्प्लीटली क्योरेबल देखिए कहना बहुत मुश्किल होता है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत सेफ दवाइयाँ हैं। पहले काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुआ करते थे दवाइयों के, अब काफ़ी सेफ मेडिसिन आ गई हैं। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर हम देख रहे हैं, अगर आपको पेशेंट को दौरे की बीमारी रही है या लेडी को दौरे की बीमारी रही है, वो दवाई खा रही हैं, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करें। बहुत सारी पुरानी दवाइयाँ और काफ़ी सारी नई दवाइयाँ भी बच्चे को असर कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। तो अगर आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, आप इमीडिएटली अपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें, अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी दवाई लें, समझें कि उसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये प्रेगनेंसी को छोड़ के भी अगर किसी को दौरा आ रहा है, डेफिनेटली अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करें। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट में दवाई से असर आता है। दवाई कभी कभी लंबी लेनी पड़ जाती है, दैट डिपेंड्स कि हमें क्या रीज़न मिल रहा है, क्या ट्रिगर मिल रहा है जिसकी वजह से दौरा आ रहा है। तो वो बहुत डिसाइड करता है कि हमें दवाई कितना टाइम लेनी है। 1% से 5% पेशेंट होते हैं जिनमें दवाई बहुत मल्टीपल लेने के बाद भी नहीं होता। उनमें हम ब्रेन सर्जरी के बारे में भी सोचते हैं। जो ब्रेन का फोकस होता है, जहाँ से हमें दौरा ट्रिगर हो रहा है, हम उसको रिसेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं काट के। पर उसके बाद भी उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ब्रेन सर्जरी फॉर एपिलेप्सी उतना कॉमन नहीं अवेलेबल है, बट एक ऑप्शन है। अगर हमारी दवाइयाँ फेल हो रही हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। पर आज की डेट में दवाइयाँ अपने आप में इतनी ज़्यादा हैं, इतनी बेहतर हैं कि वो एक आपका सोर्स है। अपना ट्रिगर अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी वजह से ट्रिगर हो रहा है, उसको अवॉइड करिए। वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट देगा, हेल्प देगा कि हमें दौरा ना आए। और डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट पे आप अपना ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में चेंज करने से भी आपको दौरों में प्रोटेक्शन मिल सकता है। एक मुश्किल होता है, एक हाई फैट, एक प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको दौरे में सपोर्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप अपना डिस्कस करें, डॉक्टर से डिस्कस करें। ये काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है। 100% क्योरेबल कभी कभी नहीं भी होता, पर डेफिनेटली कंट्रोलेबल बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज शेयर हमारे यहाँ पे इन शारदा हॉस्पिटल व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ वी हैव फॉर द पेशेंट्स। शारदा हॉस्पिटल में देखिए, वी हैव अ गुड आईसीयू। अगर हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं जिनको दौरा है, हमारे पास 2 आईसीयू हैं। एक एचडीयू है जहाँ पे हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल सकता है, पूरी सेफ्टी के साथ रिकॉर्ड हो सकता है। मेजॉरिटी दवाइयाँ जो हमारे पास लेटेस्ट हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास एक लेटेस्ट 3 टेस्ला हमारे जो टू अ लार्ज एक्सटेंट ग्रेटर नोएडा में किसी के पास नहीं है, वो अवेलेबल है। ईजी अवेलेबल है, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप है एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड हियर वेरी वेरी सेफली फॉर एपिलेप्सी। I have our audience has a couple of questions from Priyanka. Although we apart from pregnancy, are there any special concerns for women with epilepsy? देखिए, कंसर्न्स ऑफ वीमेन बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ों में अगर हम देखें, सिर्फ प्रेगनेंसी को लेके, अगर मेंस्ट्रुअल उसमें बात करें, कुछ लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल टाइम में ही आता है, तो मंथ के पीरियड के टाइम पे ही आता है, तो उसी समय दौरा आता है, तो उस समय हमें स्पेशल फोकस रखना होता है। दूसरी चीज़ जो हम ओपीडी में बहुत बार सुनते हैं कि लेडीज़ को दौरे की बीमारी है, कल शादी होनी है, करना क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाई अगर ले रहे हैं, कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
अगर पेशेंट को दौरा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड एक दवाई हम रेगुलर ले रहे हैं, जो आपकी प्रिस्क्राइब दवाई है वो रेगुलर लेनी है। थोड़े बहुत इश्यूज जैसे प्रेगनेंसी में है, हमें दवाई उस हिसाब से कंट्रोल करनी है, चेंज करनी है, ताकि हमारा बच्चा समय सेफ रहे। विमेन इटसेल्फ वर्किंग, और सिर्फ विमेन क्यों, अगर कोई आदमी भी काम कर रहा है, अगर उसको दौरे की बीमारी आ जाती है तो ऐसा नहीं कि उसको आप बाहर निकाल दोगे कि भाई हमें काम करना है, कल से काम नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बस आप बीमार हो है वो, उसको आप जो एक्यूट फेज़ है जिस समय उसको दौरा आया है, हॉस्पिटल में रखने का टाइम दें, ठीक होने का टाइम दें, दवाई उसको लेने का टाइम दें। दवाई अगर वो खा रहा है, रेगुलर खा रहा है, कोई इशू नहीं है। आदमी ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, ठीक होके काम कर रहा है, हार्ट की अटैक हो रहा है, वो दवाई खा के काम कर रहा है, दौरे की दवाई खा के काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं कि दवाई रेगुलर ले लेनी है, अपने ट्रिगर अवॉइड करने हैं, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, बट कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमें उसमें सोचना पड़े ज़्यादा। तो डेफिनेटली विमेन इज़ ऑलवेज अ स्पेशल एरिया, है ना, बट प्रॉब्लम वाली बात कोई नहीं है। We have a doubt from Snigdha कि long term epilepsy से does it lead to Alzheimer's or Parkinson's, any other brain diseases? Not at all related. ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि पेशेंट को अगर दौरे आ रहे हैं तो अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाएगी, पार्किंसंस हो जाएगा। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो लोग नहीं जानते वो याददाश्त की बीमारी होती है, पार्किंसंस होते हैं जिसमें हाथ हिलने लगते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम इस बात पर आ ही गए हैं तो दौरे में जो हाथ हिलते हैं उसका एक वेरिएशन अलग होता है, पार्किंसंस में जो हाथ हिलते हैं वो एक डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उस चीज़ में मिक्सअप ना करें। पार्किंसंस का जो हाथ हिलना होता है वो कॉमनली आदमी बिल्कुल कॉन्शियस होता है, हल्का सा हाथ हिलने लगता है, काम करने लगता है, तो 90% पेशेंट में वो चीज़ कंट्रोल में आ जाती है, हाथ जो हिलना है वो कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें 100% बंद हो जाता है। कुछ लोगों में पार्किंसंस में हाथ फिर भी हिलता रहता है, वो एक अलग टॉपिक है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे पे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पर आज की डेट में इतना याद रखें कि एपिलेप्सी में और पार्किंसंस में दोनों के हैंड मूवमेंट फ़र्क हैं, दोनों का टाइप फ़र्क है और दोनों का कोरिलेशन नहीं है। अब जिसको लॉन्ग टर्म लेना पड़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, ये दोनों बीमारी अल्जाइमर्स और पार्किंसंस एज से रिलेटेड है, धीरे धीरे बनती हैं। तो एपिलेप्सी के पेशेंट को आगे जाके अल्जाइमर्स और पार्किंसंस एज से बन रहा हो, वो चीज़ अलग पॉसिबिलिटी है, पर एपिलेप्सी की वजह से अल्जाइमर जाएगा, एपिलेप्सी की वजह से पार्किंसन जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, वी हैव रुचि विद अ कंसर्न कि एपिलेप्सी की जो ट्रीटमेंट होता है उससे कोई स्किन में चेंजेस या कम्प्लेक्शन में कोई चेंजेस, एनी साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, ऐसा कुछ है? देखिए, साइड इफेक्ट जो हैं ये कुछ दवाइयाँ पहले जो हुआ करती थी उसमें डेफिनेटली ये चेंजेस होते थे कि सिर्फ स्किन में क्यों, दांतों में, गम्स में चेंजेस होते थे, हेयर फॉल होता था, रैशेज होने चालू रहते थे। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट जो आज की डेट में दवाई हैं उनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। दूसरी चीज़ देखिए, एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी किसी दवाई से भी हो जाता है, होने को लोग दूध पीने से एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये फिर भी दवाई है। पर ये ध्यान रखें कि अगर पेशेंट को दौरा आ रहा है, हर दौरे में पेशेंट के कुछ न्यूरॉन्स, कुछ मिलियन न्यूरॉन्स ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हम ये सोच के कि हमारी स्किन पे रैशेज हो जाएंगे इसलिए हम दवाई नहीं खाएं और उसमें हम रिपीटेड दौरे आने दे रहे हैं, तो आपके हर दौरे में ब्रेन में कुछ डैमेज डेवलप हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो स्किन रैशेज की वजह से दवाई ना छोड़ें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, दवाई चेंज कर लें। अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, टॉक टू योर डॉक्टर, चेंज योर मेडिसिन। स्टॉपिंग द मेडिसिन इलाज का सॉल्यूशन नहीं है, साइड इफ़ेक्ट का सॉल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली हमें उसमें बेटर ऑप्शन है, उसको चेंज करना चाहिए। We have an audience in Manoj. He wants to know any genetic test if we have. देखिए, जेनेटिक्स में टेस्टिंग बहुत है। आई मीन डेफिनेटली आप एक जेनेटिक एनालिसिस ले सकते हैं, कॉमनली अब धीरे धीरे अवेलेबल होता जा रहा है। इसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि कौन सा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हम सोच रहे हैं जिसके बारे में है। जीन्स डायरेक्टली जो हैं वो ब्रेन इन्वॉल्विंग है, मेटाबॉलिक इन्वॉल्विंग है, किस टाइप का हमें सिंड्रोम में लग रहा है वो सोच के हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो वी हैव टू डिस्कस इट विद अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, वी हैव टू टेक अ कंसल्टेशन ऑफ अ जेनेटिक स्पेशलिस्ट कि हमें क्या करना चाहिए बिफोर वी डिसाइड कि हमें जेनेटिक टेस्ट कराना है। ब्लाइंड जेनेटिक टेस्ट कराने का कोई लॉजिक नहीं है। हर दौरे का मरीज़ को जेनेटिक टेस्ट करा के बेनिफिट नहीं मिलेगा।
जैसे हमने कहा, बहुत सारे पेशेंट अनडायग्नोस्ड होते हैं, और अनडायग्नोज नहीं कहना चाहिए, अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, जिनमें एमआरआई में कुछ नहीं आ रहा, ईजी में कुछ नहीं आ रहा। पर इसका मतलब नहीं है कि उनको जेनेटिक में भी प्रॉब्लम होना ज़रूरी है। एक जेनेटिक प्रॉपर हिस्ट्री होगी तभी हम इसमें जेनेटिक टेस्टिंग में जाएंगे। मान लिए पेशेंट को दौरा आ रहा है और उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, ट्यूबरकुलोमा है, जेनेटिक टेस्ट करा के हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस टाइप की बीमारी सोच रहे हैं, और उस हिसाब से अलग अलग जेनेटिक टेस्ट हमें प्लान करने होते हैं। एक रैंडम जेनेटिक टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। Okay, Shuchi wants to know about seizures in newborns. देखिए, न्यूबॉर्न्स में बहुत जैसे हमने कहा, बहुत सारे पेशेंट्स में हर एज ग्रुप में सीजर हो सकते हैं, और हर एज ग्रुप का कॉजेज़ अलग होते हैं। तो न्यूबॉर्न में जो कॉमनली जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि पेशेंट, वो जो सिम्टम्स सेम होते हैं, जो ट्रिगर होते हैं वो होते हैं कि कॉमनली बच्चे को या तो फीवर है, जिसको हम फेब्राइल सीजर बोलते हैं, और ये फेब्राइल सीजर 5 साल की उम्र तक बहुत कॉमन होता है। पेशेंट को, बच्चे को पहले बुखार आ जाता है, बुखार आने के थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 5 मिनट में, 1 घंटे में दौरा आ जाता है। कभी कभार ये भी होता है कि दौरा आया, 5-10 मिनट बाद बुखार आ गया, तो वो चीज़ भी हो सकती है। बट कॉमन होता है कि पहले फीवर आया, उसके बाद सीजर आया, इसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम बन सकती है फेब्राइल सीजर में, पर अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर ये 5 साल 6 साल की उम्र तक अपने आप ख़त्म हो जाता है, और इसमें रेगुलर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें फीवर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरीका है। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, हैपोक्सिक है, उसने डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो अपना ब्रेन पे डैमेज कर रहा है, तो वो एक अलग रीज़न बनता है। बच्चे को 2-3 दिन बाद अक्सर जॉन्डिस होता है, जिसको हम कर्निक टेरेस बोलते हैं। इस केस में भी दौरे आने की संभावना होती है। कॉमनली होता ये है कि माँ बाप के ब्लड ग्रुप में कुछ अनकॉमन होता है, तो उसकी वजह से कर्निक टेरेस कॉमन है, और उसके केस में ये बिलिरुबिन कुछ 5 दिन 6 दिन बढ़ता है। उस समय भी ट्रीटमेंट होता है, कर्निक टेरेस रिजॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग रीजंस हैं, डेफिनेटली न्यूबॉर्न में भी हो सकता है, बट क्यों है, किस वजह से है, वो हमें देखना पड़ेगा। Okay, there is a doubt regarding blood donation if someone is on anti-epileptics. ब्लड डोनेशन में जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट वील हैव टू डेफिनेटली सी कि कौन सी दवाई चल रही है, क्यों है, और किस वजह से दौरे आ रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक उसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। There is a myth they are asking, does epilepsy reduce life expectancy? अगर आप केयरफुल नहीं है तो, जैसे हमने कहा कि पेशेंट को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, तो एपिलेप्सी अपने आप में ख़तरनाक नहीं है उतना, बट मान लिया पेशेंट को सीजर आया है, निमोनिया हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पर पहुंच के एक्सपायर हो सकता है, डेथ हो सकती है, तो पेशेंट को उस समय सेफ रखना ज़रूरी है। पेशेंट ड्राइव कर रहा है, दवाई खाना भूल गया है, एक्सीडेंट हो सकता है। पेशेंट दवाई खाना भूल गया है, स्विमिंग कर रहा है, डूब सकता है। तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स कैन हैपन, बट एपिलेप्सी रिड्यूसिंग द लाइफ स्पैन इज़ नॉट पॉसिबल। पर हमें उस समय पेशेंट को, बच्चे को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। There's a doubt regarding autism and epilepsy. Are they interconnected? Any relation? देखिए, एपिलेप्सी के कॉजेज अलग अलग हैं। ऑटिज्म इज़ बीमारी है जिसमें बच्चों का ब्रेन एक डिफरेंटली डेवलप्ड होता है, तो उस केस में सीजर्स इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों में। और उसमें टू अ लार्ज एक्सटेंट अभी तक ये माना जाता था कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट अब जो लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही हैं उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक वी हैव अ रे ऑफ होप। पर डेफिनेटली एक सिम्टम है, इट इज़ अ सिम्टम जो ऑटिज्म में हमें एट सम स्टेज मिल सकता है। Okay. People want to know regarding neuroimaging, EEG, CTs, how much do they help in diagnosing? देखिए, डायग्नोसिस जो है अगर आपके पास अवेलेबल है सेंटर पे, तो डेफिनेटली MRI विल बी अ बेटर चॉइस देन अ CT स्कैन। और MRI कब करना है, किस स्टेज पे करना है, वो हमें डिस्कस करना चाहिए। डेफिनेटली MRI करने में हमारे जो कुछ कॉजेज़ हैं जो अलग ट्रीटमेंट मांगते हैं, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, ट्यूबरकुलोमास है,
इसमें मेनिंजाइटिस है, इसमें कॉन्ट्रास्ट एमआरआई वगैरह हमें बहुत सपोर्ट दे सकता है कि कोई स्ट्रक्चरल लीजन है। बहुत सारे, हमने ब्रेन सर्जरी की बात करी थी बीच में, तो ब्रेन सर्जरी में कुछ एरियाज अगर डैमेज्ड हैं तो उसको काट के हटाया जा सकता है। तीसरी बात, अगर हम सिर्फ एमआरआई की बात करें तो कॉज में एपिलेप्सी को छोड़ के हमने बस देखा सीजर के भी अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं, अलग कॉजेज होते हैं। सीजर इज अ सिम्टम। तो अगर आपके पेशेंट को स्ट्रोक है, अगर हमें ब्रेन हेमरेज है, तो इसमें भी हमें एमआरआई की ज़रूरत है। सीटी स्कैन अगर नहीं अवेलेबल है एमआरआई, तो एक सीटी स्कैन हम प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली एमआरआई इज़ अ बेटर चॉइस, बट यस, सीटी एमआरआई दोनों में से एक चीज़ एटलीस्ट एक बार दौरे के मरीज में हो जाना चाहिए, रूल आउट हो जाना चाहिए कि क्या था। कुछ नहीं है तो डेफिनेटली उस हिसाब से दवाई चेंज हो जाती है, बट अगर कुछ है, कुछ ट्रीटेबल है, तो उसको ट्रीट करना बेटर है। कमिंग टू ईईजी, ये दूसरा है, जैसे हमने बोला ईईजी, ये दौरा जो है ये करंट का ओवरलोड है। अगर पेशेंट का ब्रेन में करंट ज़्यादा है तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उससे दौरा ट्रिगर होता है। ईईजी से हम करंट रिकॉर्ड करते हैं। ईईजी से हम रिकॉर्ड करते हैं कि ब्रेन में जो एपिलेप्सी का करंट है वो कितना है, कब है, कहाँ है, किस पॉइंट पे है। तो ये चीज़ एक अलग टेस्ट है। तो एक जगह हम हार्डवेयर टेस्ट करें, एक तरफ हम सॉफ्टवेयर टेस्ट करें। एमआरआई सीटी स्कैन से हम अपना हार्डवेयर चेक करें कि ब्रेन ठीक है, और ईईजी से हम चेक करें कि हमारे जो करंट है, सॉफ्टवेयर है, वो ठीक चल रहा है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अगर हमारा पेशेंट ईईजी पे है और ईईजी हमारा नॉर्मल आ गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेशेंट को दौरा नहीं है। ईईजी अगर पॉजिटिव है तो हमारा सिम्टम अगर, तो वो ईईजी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ईईजी नेगेटिव है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट जस्ट मीन्स कि उस समय पेशेंट का ब्रेन में ओवरलोड नहीं है, करंट का ओवरलोड नहीं है। पॉजिटिव ईईजी इज यस सिग्निफिकेंट, नेगेटिव ईईजी डज नॉट टेल अस कि एपिलेप्सी नहीं है, दौरे नहीं है, सीजर नहीं है। फिर भी हो सकता है, अनलेस जिस समय हम कर रहे हैं उस समय दौरा आए और उस समय ईईजी नॉर्मल है। दैट इज द ओनली टाइम जिस समय ईईजी नेगेटिव बिकम्स इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ईईजी नेगेटिव, ईईजी नॉर्मल का कोई वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव ईईजी इज द ओनली थिंग जो हमें देखनी होती है। और ईईजी करना भी बेस्ट होता है अगर हम उसको विद इन फर्स्ट 48 to 72 आवर्स कर लें। अगर हम उसके बाद कर रहे हैं, 99% आपका ईईजी नॉर्मल ही आएगा। पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, आई विल नॉट से बिल्कुल नहीं हो सकता, बट बेस्ट है कि जितना जल्दी ईईजी हो जाए उतना बेटर है। तो आप वो किसी भी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि जितना टेस्ट जल्दी हो इतना बेहतर है। We have a last question regarding yoga, meditation, lifestyle modifications. How do they help? देखिए, बहुत लोगों को स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप से, फूड ट्रिगर्स से, लाइट से, मोबाइल से, इन सब चीज़ों से भी ट्रिगर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली हम जो चीज़ खा रहे हैं, हमने डाइट की भी बात करी कि हम एक पर्टिकुलर डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं, मॉडिफाइड एटकिंस डाइट बोलते हैं इसे, तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारा डाइट पैटर्न जो है वो डेफिनेटली चेंज करता है। स्लीपिंग पैटर्न हमारा अच्छा होना चाहिए। आपके मिनिमम 6 से 8 घंटे की स्लीप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे वगैरह अक्सर होता है कि आप कुछ अर्जेंट मीटिंग है, कोई अर्जेंट एग्जाम है, आप स्लीप कट डाउन करें, पर डेफिनेटली उसमें आपको इस केस में कभी कभी सीजर ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको प्रोपेंसिटी है, अगर आपको टेंडेंसी है सीजर आने की, तो उस सिचुएशन में आपको सीजर डेवलप हो सकता है। गुड स्लीप, गुड डाइट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। योगा, मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने में कोई नुकसान नहीं है। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक योगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बेनिफिट अस, दैट्स नॉट गोइंग टू हार्म अस। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर सकती है। Thank you so much, sir. Do you have any take-home message for our viewers? अगर दौरा है, डेफिनेटली पहुँचे डॉक्टर के पास, दवाई स्टार्ट करें। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। दवाई के दौरे के टाइम पे बिल्कुल ध्यान रखें कि मरीज़ को सेफ रखना सबसे ज़रूरत है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मरीज़ अगर डरते हैं, बिल्कुल उसको आप, जो मेरा एडवाइस रहता है अपने पेशेंट्स को, जिस समय दौरा आ रहा है घबराए नहीं। मोबाइल का ज़माना है, सबसे पहले उसका वीडियो लो। अगर आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट का वीडियो है कि पेशेंट को ये हो रहा था, मेरा 90% डायग्नोसिस बन चुका है, मैं एमआरआई नहीं भी कराऊँ, ईजी नहीं भी कराऊँ, मैं दौरे की दवाई स्टार्ट कर सकता हूँ। वो वीडियो कि दौरे में ये हुआ था पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट है।
जो ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं कि जी हम घबरा गए थे, डर गए थे, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, पेशेंट को सेफ रखें, वीडियो लें, दवाई मिस ना करें, अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रखें, दौरे में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। This has been a very enlightening session. So thank you so Thank much. you. We Thank hope you for our having viewers me. also enjoyed this session. Please stay tuned for such live sessions.